नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार के चुनावी समर में अब बड़े चेहरों का जमघट आम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सासाराम और औरंगाबाद में महागठबंधन की आलोचना की, तो वहीं अलग अलग इलाकों में कई रैलियों में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के आरोपों का जवाब दिया। इधर आज से बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है और इस सबके बीच प्रचार में बयानों के गिरते स्तर को लेकर चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कैमूर जिले में आखिर क्या है चुनावी मुद्दे। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र का आज का सफर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। सासाराम और औरंगाबाद में जनता से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री, कहा रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहते हैं लालू प्रसाद यादव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कई जनसभाएं, नरेंद्र मोदी के आरोपों पर पलटवार, जीतन राम मांझी पर फिर दी सफाई। बांका से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के प्रचार अभियान का आगाज, बीजेपी पर आरक्षण हटाने की साजिश का आरोप। और नेताओं के आपत्तिजनक बयान पर चुनाव आयोग सख्त, राजनीतिक पार्टियों को संयम और शालीनता बरतने के निर्देश। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सासाराम और औरंगाबाद में जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने लोगों से विकास के लिए एनडीए की सरकार बनाने की गुजारिश की। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के नेताओं की तीखी आलोचना की। 60 साल महास्वार्थ बंधन को दिए हैं, आप एनडीए को, बीजेपी को 60 महीने दीजिए, मैं 60 साल का जो बर्बादी है इसको मिटा करके दिखाऊंगा भाइयों, मिटा करके दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री की ये गुजारिश बिहार की जनता से है। उन्होंने राज्य के विकास के लिए एनडीए को वोट देने की अपील की। साथ ही प्रदेश की बदहाली के लिए महागठबंधन के तमाम दलों को जिम्मेदार ठहराया। ये लालू जी को पूछिए, जरा बिहार के लोग इतना तो पूछिए कि लालू जी इस बार चुनाव के बाहर क्यों है? उन्होंने ऐसा तो क्या किया? रिमोट कंट्रोल से बिहार को चलाना चाहते हैं। और तीसरे वो है जिनका अहंकार उनको खुद को ले डूबा है। एक दलित के बेटे को, एक दलित का बेटा जो बिहार का मुख्यमंत्री बना, उसकी पीठ पे छुरा भोंका गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू से उनके कार्यकाल के कामकाज का हिसाब भी मांगा। सासाराम में प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कल तक एक दूसरे के धुर विरोधी रहे, केवल कुर्सी के लिए आज एक साथ खड़े हैं। कुर्सी के लिए इकट्ठे आए, कुर्सी के लिए इकट्ठे आए भाइयों। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये स्वार्थ बंधन है, कुर्सी का स्वार्थ है, इसलिए ये चुनाव में इकट्ठे होकर के आए हैं। 60 साल उन्होंने बिहार को क्या दिया? पल पल का हिसाब दे, पाई पाई का हिसाब दे। मेरी सरकार को 5 साल हुए होंगे। मैं आपको वादा करता हूं, 2019 में जब मैं आपके पास आऊंगा, मैं मेरे 5 साल का काम का हिसाब लेकर के आऊंगा, पल पल का हिसाब लेकर के आऊंगा। उधर भी देख रहा हूं। उन्होंने 24 घंटे बिजली, पानी, सड़कें, अपराध मुक्त बिहार और विशेष पैकेज का पूरा पैसा जनता तक पहुंचाने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने सासाराम के अलावा औरंगाबाद में भी जनसभा को संबोधित किया। चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री अब तक 7 रैलियां कर चुके हैं और प्रचार रणनीति के तहत वो तकरीबन 22 रैलियों को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और दोबारा जीत का दावा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरोपों पर उन्होंने पलटवार भी किया है। माला पहना दें इनको। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को जनता के बीच पहुंचे। तो आपसे पूछ के हमने माला पहना दिया है, अब इसकी लाज रखिएगा। समस्तीपुर की जनसभा में उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। हम तो चाहते हैं विकास पर बहस करना,
उन्होंने बिजली के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल भी पूछे। यह कहा था कि बिजली की स्थिति को सुधारने में हम लगे हैं, बिजली की स्थिति में सुधार लाएंगे। अगर नहीं ला पाएंगे तब 2015 में वोट मांगने नहीं जाएंगे। हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। आज एक एक आदमी इस बात को महसूस कर रहा है। 36,000 गांव में बिजली पहुंच गई। नीतीश कुमार ने एनडीए को बिना नेता और बिना नीति वाली पार्टी करार दिया। उन्होंने जीतन राम मांझी को लेकर लग रहे आरोपों पर एक बार फिर सफाई दी। बड़ा लोगों को रोना आता है, मांझी जी को बनाए, अरे नहीं बनाते तो कोई जानता जी। बनाने के बाद चले गए बीजेपी के 60 गांठ में, तो हटाते नहीं तो उनको क्या सिर पर बिठाए रहते। मुख्यमंत्री ने हर घर में शौचालय, हर गांव तक बिजली, सड़क, पानी, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण जैसे कई वायदे किए। इसके अलावा नीतीश कुमार ने शुक्रवार को गोपालपुर, बेलदौर, मटिहानी, मोरवा, सराय रंजन और समस्तीपुर में भी रैलियां की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीएसपी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आज बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बांका के बाराहाट और औरंगाबाद में आज 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण को हटाने की साजिश कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। मायावती अगले 1 हफ्ते में बिहार के अलग अलग हिस्सों पर तकरीबन 12 रैलियों को संबोधित करेंगी। बिहार चुनाव में बीएसपी सभी 243 सीटों पर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों के नेताओं की तरह हमने कोई आश्वासन नहीं दिया था। हमने बिना आश्वासन दिए हुए वहां के लोगों की जरूरत को महसूस करते हुए हमने करके दिखाया। आरजेडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। आरजेडी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने लालू प्रसाद यादव के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि इससे पहले लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आपत्तिजनक बयानों को लेकर मामला दर्ज हो चुका है। खासतौर पर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा का कल इस्तेमाल किया, वो सिर्फ लालू प्रसाद जी के लिए ही नहीं, पूरे बिहार के दलित, वंचित, शोषित, पिछड़े, अकलियत सब लोगों के लिए प्रधानमंत्री के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ बिहार शरीफ थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को उन्होंने श्रम कल्याण केंद्र में एक चुनावी सभा में आपत्तिजनक भाषण दिया था, जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है। पूरे भाषण का वीडियो देखने के बाद आयोग ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। और इस बीच बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक विरोधियों के बीच चल रही जुबानी जंग पर चुनाव आयोग ने आज सभी पार्टियों को निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी नेताओं को अपने भाषण में संयम और शालीनता बरतने को कहा है। आयोग के ये निर्देश ऐसे वक्त में आए हैं जब महागठबंधन और एनडीए के नेताओं के बीच जुबानी जंग और शब्दों के गिरते स्तर का सिलसिला जोरों पर है। लालू प्रसाद यादव, अमित शाह, शरद यादव, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ आचार संहिता तोड़ने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भिलारी जी जुड़ चुके हैं। उनसे बिहार के सियासी समीकरणों, वहां के मसलों पर बातचीत करते हैं। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले जो चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है और राजनीतिक दलों को संयम और शालीनता से काम लेने को कहा है, क्या आपको लगता है ये बहुत ज़रूरी था? लेकिन उससे भी क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या चरम पर जो प्रचार इस वक्त चल रहा है बिहार में, क्या राजनीतिक दल चुनाव आयोग की इस हिदायत को, इस निर्देश को गंभीरता से लेंगे, आपको लगता है? देखिए, हमको तो ये कदापि नहीं लगता है कि जो बिहार के नेता हैं, कुछ, सभी का नाम सभी उसमें शामिल नहीं है जी, जिस पर कोई अंकुश काम करेगा। ये बिल्कुल छुट्टा शेर हैं। और ये जिसमें से हम लालू जी भी हैं, ओवैसी बंधु हैं,
गिरिराज सिंह हैं और अमित शाह जी को भी मैं इसमें जोड़ता हूँ। और जब तक से मेरा अपना ये मानना है कि चुनाव आयोग के पास कुछ वैसे अधिकार नहीं आते जिससे कि इनको पनिशमेंट दिया जाए, सीवियर पनिशमेंट दिया जाए जी। क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में अभी तक यही है कि ये दंत विहीन शेर है। इसके पास वैसा कोई अधिकार नहीं है। पिछली बार ऐसा उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था कि आजम खान और अमित शाह जी पर बैन कर दिया कि आप कहीं भाषण नहीं दे सकते। लेकिन केवल इतना ही करने से बात नहीं बनेगी जी। इनको बिल्कुल जो है दायरे में लाने के लिए कि आप किसी भी स्थिति में ऐसी भाषा, ऐसी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि इनकी भी मजबूरी अब हो गई है, बिहार के चुनाव में ये जो लोग हैं देख रहे हैं कि इस तरह से आक्रामक होकर के जब हम नहीं बोलेंगे मंचों से तो हमारे जो वोटर्स हैं वो गोलबंद नहीं होंगे हमारे पक्ष में। ये ध्यान में रख करके ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। मेरा अपना ऐसा मानना है। मैं यही सवाल आपसे दूसरा जो पूछने जा रहा था कि क्या वाकई में बिहार की जनता के बीच में जाने पर क्या यही शब्द रह जाते हैं, या आप ये कहिए कि अपनी बात को यदि जनता तक पहुंचाना है तो क्या इसी तरह के तीखे कटाक्ष, अपशब्द, अभद्र भाषाएं, क्या यही एक मात्र ये है? और अगर चुनाव आयोग ने अब अगर निर्देश दे दिए हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ज़रूरी था और खासकर ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? आपको नहीं लग रहा थोड़ी देर हो गई है? लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। देखिए, मुझे अपना जो मानना है इसमें कि जो हम उसमें नीतीश कुमार को थोड़ा अलग, या प्रधानमंत्री जी भी हैं उनको भी अलग रखते हैं क्योंकि वो ऐसे भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो मैं देख रहा हूँ कि जो सही में जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर अभी जो बिहार में तत्काल जो मुद्दा है, अभी यूरिया खाद जो है, आपको या दाल का भाव बढ़ गया, प्याज का भाव बढ़ गया, लेकिन इस सब पर बात नहीं हो रहा है। केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और किस तरह से हम, क्योंकि आप समझ लीजिए कि ये लड़ाई जो है बिल्कुल कांटे की लड़ाई है, बराबर बराबर की लड़ाई है। थोड़ा सा भी इधर उधर होने पर मामला बैलेंस हो जाए। अब ऐसी स्थिति में इन लोगों को, जो कुछ नेता है जो बदनाम रहे हैं अपने बदजुबानी के लिए, तो उनको अब ये लगता है कि अब यही समय है कि एकदम हमला बोल दो। इसलिए जात का भी नाम आता है। अब पहले आप देखते होंगे कि चाय पर चर्चा होती थी, फिर नीतीश कुमार ने पर्चा पर चर्चा शुरू किया। अब कोई गाय पर चर्चा शुरू कर देता है तो कोई अब भैंस पर चर्चा शुरू कर देगा, और इसी तरह से मिलकर के गोलबंद करेंगे। ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में चुनाव आयोग को चाहिए कि और भी सख्त कदम उठाए और इनकी, तब ये जाकर के समाप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और वक्त निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर ये देखना वाकई में अब दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग के इस निर्देश का राजनीतिक दलों पर क्या असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया। इस दौर के लिए अब 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 सीटों पर मतदान होना है। इसमें सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर शामिल हैं। आपको बताएं कि राजधानी पटना और आसपास के ज़िलों की इन सीटों पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। और अगर सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पटना की 14, सारण की 10, वैशाली की 8 और नालंदा की 7 सीटों पर मतदान होना है, जबकि सबसे कम बक्सर की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस दौर में 8 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तीसरे दौर के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 16 अक्टूबर को दूसरे और 12 अक्टूबर को पहले दौर के लिए वोटिंग होनी है। और चलिए फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे औरंगाबाद के लोगों को उत्तर कोयल नहर परियोजना पूरा होने का इंतजार। गायकी और परंपरा के अनुयायी, रूहानियत जिनकी नस नस में है, ऐसे नैया एक शास्त्रीय गायक जो है वो पूरा एक पिक्चर का डायरेक्टर जैसा है, एक्टर भी है। तो
इतना कैनवास में जो आदमी सोच सकता है वही बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर बन सकता है। मिलिए शास्त्रीय संगीत के ताबिंदा सितारे पंडित संजीव अभ्यंकर से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। नक्सल पीड़ित कैमूर जिले के युवा मतदाताओं के लिए इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क की लचर हालत बड़ा चुनावी मुद्दा है। जिले के मतदाता नेताओं से अच्छी सड़कों के साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट की बेहतर सुविधा की मांग कर रहे हैं। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। कैमूर जिले में संचार माध्यमों के खराब नेटवर्क से परेशान विशाल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। वो सिविल सेवा की तैयारी के लिए ये सोचकर अपने घर लौटे थे कि दिल्ली के बड़े कोचिंग सेंटर से ऑनलाइन अध्ययन सामग्री के जरिए पढ़ाई करेंगे, लेकिन इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल के खराब नेटवर्क ने विशाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सारी बुक्स तो यहाँ अवेलेबल हो नहीं पाती हैं, छोटे शहर हैं, और जो सारी बुक मतलब जो भी कुछ हम लोग रिक्वायर्ड कर मतलब नेट से लेना चाहते हैं तो नेट का प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ पे देखिए सर्वर नॉट फाउंड, मतलब कोई भी साइट खोलने पे सर्वर नॉट फाउंड लिखता है। कैमूर के ज्यादातर छात्रों को इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए जिला मुख्यालय आना पड़ता है। हालत ये है कि नेटवर्क में दिक्कत की वजह से महीने में 20 दिन यहाँ के लोगों का संपर्क बाकी दुनिया से कटा रहता है। इंटरनेट चलने वाला है नहीं यहाँ पे, बस इसी वजह से यहाँ के युवा यहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन चुनावी मौसम में सभी दलों के नेता संचार सुविधाओं के विकास के लंबे चौड़े वादे कर रहे हैं। बिहार के जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं और जितने भी कॉलेज कैंपसेस रहेंगे वहाँ पे हम लोग वाईफाई मुफ्त में देने का ऐलान किया। भरपूर मदद करेगी। जो टेक्नोलॉजी व्यवस्था है मोदी जी की, अभी तो कार्य रूप उसको दे दिया गया है, पूर्ण होने में थोड़ा समय लगेगा। कैमूर जिले में भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर 4 विधानसभा सीटें हैं। ये बिहार के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार होता है। युवा वोटरों को लगता है कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के पलायन में थोड़ी सी कमी लाई जा सकती है और माओवादियों पर शिकंजा भी कसा जा सकता है, और साथ ही कैमूर के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमूर से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। चुनाव आते जाते रहे, लेकिन रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम में पिछले कई सालों से दुर्गावती परियोजना बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। 1976 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम ने अपनी महत्वाकांक्षी दुर्गावती परियोजना की नींव रखी थी, लेकिन 40 साल बीतने के बाद भी ये पूरी नहीं हो पाई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार की सबसे पुरानी सिंचाई परियोजनाओं में शुमार दुर्गावती परियोजना का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पिछले साल अक्टूबर में किया था, लेकिन परियोजना का काम अभी अधूरा है। इसके जरिए 300 गांवों तक पानी पहुंचना था, लेकिन पानी सिर्फ 30 गांवों को ही मिल पा रहा है। 2005 तक परियोजना का ज्यादातर काम पूरा हो चुका था, लेकिन कानूनी दिक्कतें दूर होने के बाद 2012 में परियोजना का काम शुरू हुआ। इस देरी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। केवल राजनीति की रोटियां सेंक रहे हैं। इस पर लोग कहते हैं कि हमारा सरकार बनाइए, हम बनवा देंगे, हमारा सरकार बनाइए। सबको देखते देखते नतीजा हुआ कि 40 वर्ष लग गया इस पर। 1976 में ये इसका शिलान्यास हुआ था और 5 साल में एक टारगेट था कि 5 साल में ये बन जाना है, लेकिन बहुत सारे अड़चने आती रही और ये हर चुनाव में इशू बनता रहा। रोहतास जिले में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ये अहम मुद्दा रहा। इस विधानसभा चुनाव में भी परियोजना पूरा करना सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में सबसे ऊपर है। हम तो सरकार रहे चाहे न लगातार लड़ते रहे, और यदि हमारी सरकार बन जाएगी तो उसमें जितना जल्दी हो सकेगा इसका हम निर्माण करा देंगे। विदिन 6 मंथ विस्थापितों की समस्या और प्लस जो अदर माइनर्स हैं जिसमें कि पानी छोड़ा जाना है, वो पानी निश्चित रूप से विदिन 6 मंथ चला जाएगा। अगर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा हो तो बिहार का धान का कटोरा कहे जाने वाला ये इलाका प्रदेश भर की अनाज की जरूरतें पूरा कर सकता है। लोगों के बीच इस बात पर सहमति तो नहीं है कि इस परियोजना का श्रेय किसको जाना चाहिए, लेकिन इस बात पर सहमति जरूर है कि कहीं ये परियोजना अगले चुनाव तक भी लटकी ना रह जाए। फिर चाहे एनडीए सरकार बनाए या महागठबंधन, लोगों की सिर्फ एक मांग है कि दुर्गावती जलाशय परियोजना पूरी हो जाए। रोहतास से कैमरामैन सुधांशु के साथ
कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, मगर 48 सालों बाद भी उत्तर कोयला नहर सिंचाई परियोजना का निर्माण पूरा नहीं हो पाया। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी की वजह से ये नहर बरसाती नाला बनकर रह गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उन्नीस 1975 में जब उत्तर कोयल नहर सिंचाई परियोजना का काम शुरू हुआ था, तब तत्कालीन संयुक्त बिहार के पलामू, औरंगाबाद, अरवल और गया जिले के लाखों किसानों के चेहरे खुशी से चमक उठे थे। उन्हें लगा था कि ज्यों ही उनके प्यासे खेतों तक इस नहर का पानी पहुंचेगा, उनका सारा दुख दूर हो जाएगा। मगर उनके सारे सपने तब चकनाचूर हो गए जब दशकों बाद भी सिंचाई की ये परियोजना पूरी नहीं हुई और उनके खेत प्यासे के प्यासे रह गए। और ऐसा तब है जब इस परियोजना पर अब तक 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आज भी इन इलाकों की खेती भगवान के भरोसे है। इस नहर से सिंचाई की व्यवस्था कई 1000 हेक्टेयर में है, लेकिन सारा जो है वो व्यवस्था लगता है कि धूमिल पड़ा हुआ है पानी के अभाव में। 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने की क्षमता रखने वाले इस परियोजना में अभी तक स्लुइस गेट भी नहीं लग पाया है। अधिकारियों का कहना है कि गेट लगाए जाने को लेकर विवाद होने की वजह से ये परियोजना अधर में लटक गई। सांसद से लेकर मंत्री तक इस डैम का दौरा कर चुके हैं। सबने इसके समाधान की बात कही, लेकिन अब तक ये मामला सुलझ नहीं पाया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की तो कमी रही ही, जिसके चलते यह परियोजना अधर में लटक गई, क्योंकि यह परियोजना 1975 में शुरू हुई। इसका निर्माण कार्य 1975 में शुरू हुआ। 2 राज्य की मामला है, उसके चलते ही बाधित हो जा रहा है। क्या हो रहा है ये आपको बताते हैं कि उग्रवाद प्रभावित एरिया है, उसके कारण नहीं लग रहा है। अगर नहर के निर्माण का काम पूरा कर दिया गया होता तो इन 4 जिलों में खेती की अधिकांश भूमि में सिंचाई का अभाव नहीं होता और इन जिलों के बेरोजगार नौजवानों को खेती के रूप में एक रोजगार भी मिल जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वैशाली बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम समेत कई देशों से यहाँ आते हैं। बावजूद इसके आज भी वैशाली के पर्यटन स्थल विकास से दूर हैं। ऐसे में पर्यटन का विकास इस बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। धर्म, संस्कृति और पुरातत्व के पहलुओं से भरपूर वैशाली को लोकतंत्र की जननी के रूप में भी जाना जाता है। कुंडग्राम में भगवान महावीर का जन्म हुआ तो वैशाली भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रही। लिच्छवी शासकों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोकतंत्र की स्थापना की। वहीं अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। हर साल यहां देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की कमी से उन्हें निराश होना पड़ता है। For the tourists, maybe it's not very convenient to stay here because it's very short facilities. मंदिर का जीर्णोद्धार अच्छी तरह होना चाहिए, इसलिए भी मदद करने के लिए चाहिए सरकार को। ये महावीर भगवान का जन्म स्थान है। वैशाली में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। बावजूद इसके आज भी वैशाली के पर्यटन स्थल विकास से महरूम हैं। टूरिस्ट यहाँ आते हैं लेकिन रुकते नहीं है। टूरिस्ट आते हैं, पटना में रुकते हैं, गया में रुकते हैं, ठहराव यहाँ है नहीं। सरकार की आज तक केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ध्यान इस वैशाली पे है ये नहीं है किसी के पास। खाने पीने का हाँ रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, होटल वगैरह नहीं है, होटल इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा कमी है। तो बिहार गवर्नमेंट को, बिहार टूरिज्म को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। वैशाली में धार्मिक पुरातात्विक स्थलों की भरमार है। अगर पर्यटन के विकास पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार बढ़ सकता है। भगवान महावीर जैन की जन्मस्थली और भगवान बुद्ध की कर्मस्थली रहे वैशाली में पर्यटकों की एक ही शिकायत है कि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं तक भी नहीं हैं। तमाम सरकारी वादों के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोकल जो रोजगार है उस पर असर पड़ता है। इस बार जनता सोच रही है कि अगर यहाँ का कोई प्रतिनिधि इनकी मांगों को पूरा कर दे तो शायद इनकी रोजगार की कुछ समस्या हल हो पाएगी।
वैशाली से कैमरामैन प्रेम के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। तो लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। आज रात 10:30 बजे देखना न भूलिए विशेष कार्यक्रम बिहारनामा। तब तक के लिए नमस्कार।